वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज करते रहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये पी वाई के ऊपर भी आधारित है। इसी के साथ जो आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे जो एलटी टेट की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार एलटी टेट के प्रश्न पत्र को। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी आगामी परीक्षा हेतु। तो सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा आपको। वैसे तो हमने यहाँ पर इसे पहले ही डिस्कस कर लिया था, परंतु फिर भी हमने कहा था जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब भी आपके साथ इसे हम अवश्य डिस्कस करेंगे। तो आज इसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है तो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, बीच में कुछ एक प्रश्न इन्होंने गलत भी बताए हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न गलत दिए गए हैं। तो अगर आप चाहे तो उन पे क्लेम भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्लेम अवश्य कर लेना, अगर क्योंकि कुछ बच्चे एक दो नंबर से रह जाते हैं, उनके लिए क्लेम करना जरूरी हो जाता है। आपको पता है 90 नंबर चाहिए होते हैं आपको अनरिजर्व वालों के लिए, और रिजर्व वालों के लिए 82 नंबर चाहिए होते हैं। तो जो भी पॉइंट पे हैं तो अवश्य करिएगा आप लोग क्लेम प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट के लिए और एलटी कमीशन के लिए ऑनलाइन बैच बिठाए जा रहे हैं फिर से। ठीक है, खासकर एलटी टेट के लिए क्वेश्चन पेपर था, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अनाउंस कर देता हूँ। कोई भी अगर जुड़ना चाहता है एलटी टेट के न्यू बैच में तो जुड़ सकता है समय रहते, क्योंकि यहाँ पर आपको एलटी टेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। जैसे कि इससे पिछला जो ये बैच चला था हमारा, जिसका ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें भी हमारे पास बच्चे जुड़े थे, उनके लगभग सभी के टेट क्लियर है इस बारी। हमने अच्छे से सारा कुछ करवाया था। हिंदी साहित्य का 120 क्वेश्चन होते हैं, तो अधिकतर बच्चों के नंबर 100 के आसपास से लेकर 110 के आसपास तक है। ठीक है, 100 से 110, 120 में से ही। अगर आप भी अपनी सफलता को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर बता देता हूँ। ये देखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये 7650017294। इस पे व्हाट्सएप करिए, कोई भी क्वेरी रहेगी अगर आपकी एलटी टेट के बैच के साथ जुड़ने के लिए, तो यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो अगर नोट्स लेना चाहते हैं, एलटी टेट और एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये हार्ड कॉपी के तौर पर उपलब्ध हैं। अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे ही आप संपर्क कर लेना। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं आगे क्वेश्चन को डिस्कस। तो देखिए, प्रश्न संख्या था एक, कबीरदास का जन्म कब हुआ? तो 1398 में हुआ था कबीरदास का जन्म। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, सीधे उत्तर उत्तर बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा प्रश्न है, विपात्र किस विधा की रचना है? तो जो विपात्र है ये उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल कांड है 7। फिर प्रश्न है 4, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो जो सूरदास के गुरु का नाम था विट्ठलनाथ। रसखान किस जाति से संबंधित है? तो जो रसखान है ये आपके पठान जाति से संबंधित होंगे, विकल्प ए। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो जो बिहारी सतसई है तो ये होंगे, हाँ ये गलत बता दिया है इन्होंने। बिहारी, मेरे पास देखिए ऑफिशियल जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है सीरीज है, ये ए सीरीज की है। ए सीरीज में इन्होंने क्या बताया, 700 दोहे हैं बिहारी सतसई में, तो ये असंगत हो जाएगा। इस पे क्लेम करना, अगर किसी के पास प्रूव नहीं हो क्लेम करने के लिए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ये नंबर बताया ना मैंने आपको यहाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैं आपको ऑफिशियल जो ऑथेंटिक बुक्स होते हैं वहां से आपको ये मैं प्रूफ सेंड करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो इस पे आपने क्लेम करना है। इन्होंने माना है बिहारी सतसई में 702 हैं, तो ये असंगत होगा। बिहारी सतसई में कई जगह 713 माने जाते हैं, कई जगह 719, परंतु विकल्प में 719 है, तो इसका उत्तर 719 ही होना था। तो बोर्ड ने इसे असंगत माना गया है, दिया है इसको उत्तर, तो आप इस पे क्लेम कर लीजिएगा। छठे का डी होगा, ए नहीं। ये भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बोर्ड के द्वारा ये स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, घनानंद किस जाति के कवि हैं? तो जो जाति नहीं, किस काल के कवि हैं घनानंद? तो सातवें का सही विकल्प हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं घनानंद। यामा किसकी रचना है? तो यामा हो जाएगी महादेवी वर्मा की रचना। आठवें का सही विकल्प बी। नाटक जारी है किसकी कृति है? तो नाटक जारी है ये किसकी कृति हो जाएगी? लीलाधर जगूड़ी की। नौवें का सही विकल्प ए।
फिर प्रश्न संख्या देखिएगा 10। सरस्वती पत्रिका किस काल की पत्रिका है? तो जो सरस्वती पत्रिका है ये आधुनिक काल की पत्रिका होगी। किस काल में खासकर? ये होगी आपकी द्विवेदी काल की पत्रिका। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला था 1903 से लेकर 1920 तक। और इसका शुभारंभ कब से हुआ था? 1900 से लेकर। प्रश्न संख्या 11, इसमें पूछा गया है नाथों की कुल संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या है 9। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो जो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किसे कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत? तो केशव दास को। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 13 है, इसमें पूछा गया है शब्दार्थो सहितो काव्यम, किसने कहा ये कथन शब्दार्थो सहितो काव्यम? तो ये कहा गया था आपका आचार्य भामह के द्वारा। आचार्य भामह है, इन्होंने अलंकार संप्रदाय प्रवर्तित किया था, ये भी आपको याद रखना है। गोदान का नायक कौन है? गोदान उपन्यास विधा की रचना है और इसका नायक कौन होगा? तो ये हो जाएगा आपका होरी। गोदान किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 1935। ठीक है, कई जगह 1936 भी है, मोस्टली 1935 ही बता देते हैं। 1935-36 याद रखना है आपको। बाकी गोबर धनिया गोबर धनिया, होरी, सीलिया और मंगल इत्यादि ये इसी के पात्र होंगे गोदान उपन्यास के। अगला प्रश्न है 15, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की जो स्थापना की गई थी विठल नाथ के द्वारा। 15 का सही विकल्प डी। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं आपको 2 दिन से पीछे ऑनलाइन लेक्चर दे रहा था, ठीक है, लाइव आकर को, तो वहाँ पर कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है शायद आपको लाइव क्लासेस अच्छी नहीं लग रही। मैंने पूछा भी था कि किस समय आपको लाइव आके क्लासेस देनी चाहिए, तो किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से आपको लाइव आने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर दूं तो वही आपको ठीक लग रहे हैं तो वैसे ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जिस तरह के लेक्चर चाहिए होंगे हम उसी तरह से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपका उत्तर मिल गया था मुझे कि आपको लाइव नहीं चाहिए। अष्टछाप की स्थापना की गई थी विट्ठलनाथ के द्वारा। विट्ठलनाथ के इसमें 4 शिष्य थे, बल्लभाचार्य जी के भी 4 शिष्य थे, सूरदास और नंददास। और कौन प्रमुख माने जाते हैं? सूरदास, नंददास और कुंभनदास, ये प्रमुख है, इसमें याद रखना आपने। इसमें जो देखिए विट्ठलनाथ के पिता थे बल्लभाचार्य, और जो विट्ठलनाथ किसके पिता थे? अ, इसमें गोकुलनाथ, हाँ याद नहीं आ रहा था, गोकुलनाथ के पिता हैं। बेदिन किसका उपन्यास है? बेदिन ये किसका उपन्यास होगा? किसका है तो बताइए। तो ये हो जाएगा आपका निर्मल वर्मा का उपन्यास होगा बेदिन। उपन्यास विधा की रचना है ये। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा को। वास्तविक रूप से जो ये स्वीकार किया है किसने? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है सरहप्पा। और बाकी अलग विद्वानों ने अलग अलग मत भी दिए, जैसे स्वयंभू को कौन मानता है हिंदी का प्रथम कवि? राम कुमार वर्मा। और जो श्रावकाचार है ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, हिंदी साहित्य की, और देवसेन के द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 18, भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो जो भरत मुनि के द्वारा ग्रंथ की रचना की गई थी नाट्य शास्त्र की। 18 का सही विकल्प होगा बी। नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। भरत मुनि के द्वारा रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, और जो नाट्य शास्त्र इसमें इन्होंने 8 ही रसों का जिक्र किया है, ये भी आपको याद रखना है। 18 का बी। प्रश्न संख्या 19, कामायनी पर जयशंकर प्रसाद का कौन सा पुरस्कार मिला? कामायनी पर जयशंकर प्रसाद जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 19 में जो सही विकल्प हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषण। मंगला प्रसाद परितोषण पुरस्कार मिला, 19 का सही विकल्प सी। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो 20 का सही विकल्प होगा 1900 से लेकर 1918। द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग किसके कारण पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान के कारण। इन्होंने जब भी ये सरस्वती पत्रिका के कार्यभार के क्षेत्र में सामने आए तो उस समय से इन्होंने एक तरह से खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस कारण इन्हें ये श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है 21, इसमें पूछा गया है हामिद किस कहानी का पात्र है? तो जो हामिद है, हामिद अमीना, नूरी, मोहम्मद,
ये सारे पात्र होंगे ईदगाह कहानी के। कई बार ये भी पूछा जाता है ईदगाह कहानी किसकी है, तो ये कहानी हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद की। बाकी मलबे का मालिक ये किसकी कहानी है, और पर्दा आकाशदीप ये किसकी कहानी है, बताइएगा अगर आपको आता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है, पर्दा जैनेन्द्र की कहानी है। पर्दा जैनेन्द्र नहीं, यशपाल की कहानी है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रश्न संख्या 22, इसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, रिपोर्ट के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द क्या है। रिपोर्ट के लिए, तो 22 का सही विकल्प हो जाएगा प्रतिवेदन। कौन सा? प्रतिवेदन, सही विकल्प सी। अगला प्रश्न है 23, नागरिक प्रचारणी सभा का गठन कब हुआ। तो जो नागरिक प्रचारणी सभा है इसका गठन कब हुआ था, तो ये 23 का सही विकल्प हो जाएगा। 1893 को नागरिक प्रचारणी सभा का गठन हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का गठन कब हुआ था, या कब ये प्रकाशित की गई थी। 1896 में ये की गई थी, ये आपको याद रखना है थोड़ा थोड़ा। फिर प्रश्न संख्या 24, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, किसने कहा। 24 का सही विकल्प बताइएगा। 24 में जो सही विकल्प हो जाएगा, हेनरी स्वीट के द्वारा ये कहा गया था, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 25, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं होती है। पूर्वी हिंदी की बोली आपको पता होनी चाहिए, ए बी सी। बताई है ना मैंने आपको ट्रिक, ए बी सी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी तो है, जो मेवाती है ये नहीं होगी, 25 का डी। मेवाती किसके अंतर्गत आती है, मेवाती आती है आपकी राजस्थानी के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तो भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी ये चीजें आपके लिए। प्रश्न संख्या 26, गीत फरोश किसकी कविता है। तो जो गीत फरोश कविता होगी किसकी होगी ये, तो ये हो जाएगी आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की, सही विकल्प सी। गीत फरोश में कुछ इस प्रकार से शब्द है कि हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये गीत इन्होंने इसलिए कहे हैं क्योंकि एक तरह से जो कवि की वर्तमान स्थिति है उसके ऊपर ये इन्होंने टिप्पणी की थी। सतपुड़ा के जंगल भी इन्हीं की कविता है। प्रश्न संख्या 27, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तार सप्तक से तात्पर्य है जो प्रथम बार तार सप्तक आया था उसका प्रकाशन इनके कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो 27 का सही विकल्प होगा 1943 को। तार सप्तक की स्थापना किसने की थी। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे के द्वारा। कब की गई थी, 1943 को। तार सप्तक में कुल कितने कवि होते थे, 7 होते थे। पहला तार सप्तक 1943 में है, दूसरा कब आया 1951, तीसरा कब आया 1959 में, चौथा कब आया 1979। हाँ 79, हाँ 79 ही हो गए। थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, देख लेना आप लोग इसको। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको, ऐसे ही बैठना आप लोग। हाँ, चौथा तार सप्तक आया था 1979 में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर पूछा जाएगा इसमें प्रमुख कवि कौन कौन थे, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। याद रखिए एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा ही जाता है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। याद रखोगे तो भविष्य में आपको फल मिलेगा इसका, नहीं याद रखोगे तो एक नंबर गवा दिया आपने। फिर अगला प्रश्न है हमारा 28, लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। 28 का सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ए। फिर प्रश्न संख्या देखिएगा यहाँ पर 29, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ बदियों आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की होंगी। तो 29 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बी। ये पंक्तियां किसकी है, बिहारी दास की। थोड़ी सी यहाँ से कथा बता देता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां, हाँ पहले तो देखिए आपको याद रखना है, अब डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जो रीतिकाल है ना आपके, कितने भागों में विभाजित है ये,
रीतिकाल आपके 3 भागों में विभाजित है। एक हो गया रीतिबद्ध, एक हो गया रीतिसिद्ध, एक हो गया रीतिमुक्त। जो रीतिबद्ध में वो कवि आते हैं जो रीति से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। रीति सिद्ध से वो कवि आते हैं जो रीति रीति की उनको काफी अच्छी नॉलेज होती है, परंतु वो रीति से बंधे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। और जो रीति मुक्त है, इनका कुछ रीति से कुछ लेना देना ही नहीं, पूरी तरह से मुक्त हैं ये, ठीक है। तो इस तरह के हैं। रीतिबद्ध में जो आते हैं देव और चिंतामणि और भूषण। भूषण भी कई बार माने जाते हैं, कई बार नहीं माने, जो वीर रस के माने जाते हैं वो, ठीक है। देव हो गए, चिंतामणि हो गए, केशवदास इत्यादि ये आते हैं रीतिबद्ध में। रीति सिद्ध में जो आते हैं वो आते हैं आपके बिहारी, ठीक है, बिहारी सेनापति इत्यादि। और रीति मुक्त में तो आपके घनानंद, आलम बोधा ये आते हैं, ये याद रखनी है आपने। तो बिहारी की कथा कुछ इस प्रकार से इस पद के अंतर्गत दरअसल ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो ये राजा जयसिंह के दरबार में रहते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। जो राजा जयसिंह अपनी पत्नी और सूरा में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने राजपाट की कोई होश-हवास नहीं रहती है। उन्हें नहीं याद रहता कि उन्हें राजकाज भी देखना है। वो सुरा सुंदरी में व्यस्त हो जाते हैं। इस स्थिति से घबराकर दरबारी एक दिन बिहारी दास को कहते हैं कि महाराज तो सुरा सुंदरी में ही व्यस्त है, अब कुछ आप ही करिए। तो जो बिहारी आते हैं उनके दरबार में कहते हैं कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काला, अली कली ही सौं बधियो, आगे कौन हवाला। तो ये जो पंक्ति कह देते हैं तो इससे काफी प्रभावित होते हैं राजा जयसिंह, और इससे खुश होकर वो इन्हें एक लेते हैं, ठीक है। कुछ स्थिति थी जिससे आपको याद रखना, भविष्य में पूछा जाएगा तो आप इसको ठीक कर लेंगे। प्रश्न संख्या है यहाँ पर 30। इसमें क्या पूछा गया है 30 में? तो पूछा गया है भूषण के काव्य का प्रधान रस कौन सा है? अभी मैंने बताया किस रस के कवि थे ये? वीर रस के कवि, रीतिकाल के ही कवि हैं ये। अगला प्रश्न 31 इसमें पूछा गया है आपसे, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन है? तो जो खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य होगा तो वो होगा प्रिय प्रवास। किसकी रचना होगी प्रिय प्रवास? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। हिंदी में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ये। देखिए रामचरितमानस है भाई, बार बार देखो बंद तो कर दिया है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास। साकेत किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। ये सारे के सारे महाकाव्य माने जाते हैं। अगला है 32, इन सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, जैसे कि मिला ही लेते हैं, जैसे जैसे क्या देखना, सीधे मिला लो। अलंकार किसका है? ऊपर बताया था आपको, भामा का। रस किसका है? भरत मुनि का। और रीति किसका है? बामन का। और ध्वनि किसका है? आनंदवर्धन का। तो ये हो गया यहाँ पर मिलान। तो देखिए अलंकार ए का 2 कहाँ पर है? विकल्प 2 और ए और सी में, ठीक है। रस 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, हाँ, विकल्प ए ही ठीक होगा यहाँ पर, 32 का ए। ठीक है भाई जी, यही। फिर अगला प्रश्न देखिए 33, चित्रावली के रचयिता कौन है? तो जो चित्रावली लिखी गई है रचना, तो ये लिखी गई है आपकी उस्मान के द्वारा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर आपकी 34, मानसरोवर शीर्षक से किस लेखक की कहानियां प्रकाशित होती हैं? तो 34 में सही विकल्प हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है 35, इस्तवार द ला लित्रेउतर एंदु ये एंदोस्तानी किसका इतिहास ग्रंथ है? तो 35 में जो सही विकल्प हो जाएगा गार्सा द तासी, फ्रेंच भाषा में इसे लिखा गया है तासी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 36, इसमें पूछा गया है रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? पहले तो ध्यान रखना है जो रसीदी टिकट है ये आत्मकथा विधा की रचना है, और ये अमृता प्रीतम की रचना हो जाएगी, अमृता प्रीतम की आत्मकथा। फिर प्रश्न संख्या 37, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, निम्न में से किस कवि को हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया गया है? तो जो हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया गया है तो अमीर खुसरो को नहीं दिया गया है, बाकी तीनों को हिंदी नवरत्न में स्थान दिया गया है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? तो ये जो रचना हो जाएगी मिश्र बंधुओं की। 37 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 38, इसमें पूछा गया है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष होगा 1912, बताया था आपको मैंने, 1912 ही है सही उत्तर। किसकी रचना है ये? तो ये हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न देखिए 39, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ राम से संबंधित है?
तो 39 में सही विकल्प हो जाएगा साकेत। जो साकेत है ये राम से संबंधित होगा, भगवान श्री राम से। और किसका ये किसकी रचना हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की। प्रिय प्रवास किससे संबंधित है? प्रिय प्रवास संबंधित हो जाएगी भगवान श्री कृष्ण से। पद्मावत किससे संबंधित है? राजा रतन सेन से। और मृगावती मृगावती से संबंधित होगा। बस ये है पूरा। अगला प्रश्न है 40। इन लेखकों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 40 का सही हो जाएगा सही विकल्प। देखिए, यशपाल, प्रेमचंद, मोहन, राकेश और अज्ञे। सबसे बुजुर्ग जो इनमें थे तो वो थे मुंशी प्रेमचंद। विकल्प बी में ही ये थे, तो इस सही विकल्प यहाँ पर बी ही होना था आपका। अगला प्रश्न है 41। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो जो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। सही विकल्प सी। अगला प्रश्न है 42। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। विकल्प बी सही होगा। अगर ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की, तो ये हो गई। और जो केशव चंद्र सेन है, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? विवेकानंद और राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी। हाँ, मुझे यही याद आ रहा है, इसमें यही होगा शायद। बताइएगा आप भी, केशव चंद्र सेन ने किस धर्म की स्थापना की गई थी? और जो विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है सारा का सारा। अगला देखिए 43। अंग्रेज राज सुख साज से भारी, पै धन विदेश चली जाती यही अति ख्वारी। किसकी पंक्तियां होंगी ये? तो ये पंक्तियां 43 में सही विकल्प हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया है यहाँ पर इन्होंने। अगला प्रश्न देखिए 44। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो जो मोहन राकेश का नाटक नहीं होगा, पहला राजा। बाकी देखिए, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये इनके नाटक होंगे। फिर प्रश्न संख्या 45। अलका किसकी रचना है? अलका। तो 45 में जो सही विकल्प हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएगी अलका। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। 46। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से जो शुद्ध शब्द हो जाएगा तो वो हो जाएगा अध्ययन। विकल्प बी के अनुसार ये अध्ययन लिखा जाता है। फिर प्रश्न संख्या है 47। इसमें पूछा गया है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 47 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका डी। दो ही कहे थे, दो ही है, सार्थक और निरर्थक। 47 का डी। फिर एक गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 48 में जो सही विकल्प होगा 48 का डी, भद्रा। विनायक, गजानन, मुशक, ये तीनों होंगे। फिर है 49। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हिंदी भाषा लिखी जाती है ये लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में। 49 का सही विकल्प ए। अगला प्रश्न है 50। क्लर्क को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो जो क्लर्क को हिंदी भाषा में कहा जाता है लिपिक। क्या? लिपिक। अगला है सरोज समिति किसकी रचना है? 50 का ए। 51 में क्या कहा गया है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सही विकल्प हो जाएगा 51 का शोक काव्य है और निराला की रचना हो जाएगी। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या अगला है 52। 51 तक देख लिया था ना, अगला देखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कितनी नावों में कितनी बार रचना। अज्ञे को जो ये रचना थी इस पे कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 52 का बी। 52 का इस प्रश्न पे भी थोड़ा सा संशय है मुझे। क्यों?
ऑफिशियल आंसर की में 52 का, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, मुझे यहाँ पर बी दिखाई दिया था, व्यास नहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 52 का होगा सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर 53, मैथिल कोकिल किसका उपनाम है? तो मैथिल कोकिल उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं विद्यापति, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54, लक्ष्मीपुरा क्या है? तो जो लक्ष्मीपुरा है ये क्या होगा? रिपोर्ताज होगा। 54 का सही विकल्प बी, रिपोर्ताज विधा की रचना है। अगला है हिंदी की प्रथम पत्रिका का क्या नाम है? तो जो हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम होगा तो ये होगा उदंत मार्तंड, 55 का ए सही विकल्प होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 56, महेंद्र कुमारी किस लेखिका का उपनाम है? तो 56 में सही विकल्प मनु भंडारी का नाम होगा महेंद्र कुमारी। फिर प्रश्न संख्या 57, कवि समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो कवि समाज की स्थापना की गई थी बाबा सुमेर जी के द्वारा, 57 का बी। ये जो प्रश्न था ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न था, क्योंकि कभी समाज आज तक पूछा नहीं गया था, बड़ा ही न्यू प्रश्न था ये, 57 का बी हो जाएगा। अगला है 58, दशरूपक नामक ग्रंथ किसका है? तो जो दशरूपक नामक ग्रंथ है ये धनंजय का हो जाएगा, 58 का सी। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 59, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? 59 का जो सही विकल्प हो जाएगा रति। फिर प्रश्न संख्या 60, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, प्रस्तुत पंक्तियां जो है 60 में कौन सा अलंकार होगा? 60, तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। फिर है 61, ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? तो 61 में हो जाएगा दोहा। फिर देखिए 62, इसमें पूछा गया है पेरीहुप्सुस ग्रंथ की रचना किसने की? तो जो ये ग्रंथ है ये रचा गया था लोंजाइनस के द्वारा। पेरिपोइटिकस किसके द्वारा रचित है? प्लेटो के द्वारा। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है ये कंठ होगा, 63 का ए। फिर प्रश्न संख्या 64 है, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 64 का सही विकल्प डी, 22। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, इसमें पूछा गया है 65 में कलाधर किसका उपनाम है? तो जो कलाधर उपनाम होगा जयशंकर प्रसाद का, सुंगनी साहू भी इन्हें कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर प्रश्न संख्या 66, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किस आलोचक का कथन होगा? छायावाद सूक्ष्म के प्रति छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद अब स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, किसने कहा था ये? डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला देखिए 67, इसमें पूछा गया है राम की शक्ति पूजा की कविता का प्रकाशन वर्ष कब का है? तो 67 का जो सही सही विकल्प होगा 1936। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 68, मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 68 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा निराला को। निराला का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? 69 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1911। फिर है 70, नेता नहीं नागरिक चाहिए किसका निबंध है? तो 70 में जो सही विकल्प हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का कथन होगा ये। फिर देखिए 71, प्रपद्यवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने पहले ही बताया था आपको। ये देखिए अगर आप टेट के लिए जो हमारे नॉर्मल लेक्चर रहते हैं उन्हें भी देखते हैं ना, तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। अगर अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से आपको पूरा
कवर करना होता है तो उसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है तो उसके लिए जो हमारे नोट्स आते हैं तो आप उन नोट्स को भी परचेज करिए, उससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 72 इसमें क्या पूछा गया है, गजल किस भाषा का शब्द है? तो सही जो विकल्प हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द होगा गजल। 72 का सी। फिर है 73, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना होगी? 73 में सही विकल्प हो जाएगा इंशा अल्लाह खां की। फिर प्रश्न संख्या 74, ओम जय जगदीश हरे आरती किसने रची है? तो 74 का सही जो विकल्प हो जाएगा श्रद्धा राम फिलौरी। भाग्यवती नाम का इनका एक प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, कई बार उसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। फिर है रूपक के कितने भेद हैं? तो रूपक के 10 भेद हैं। फिर है आपका बंटी क्या है, किस विधा की रचना है आपका बंटी? तो जो आपका बंटी है ये है आपकी उपन्यास विधा की रचना। 76 का सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है नमक का दरोगा कहानी के कहानीकार कौन है? तो जो नमक का दरोगा है ये रचना हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है 78, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कही गए सबको दाता राम। 78 में सही विकल्प कौन सा होगा? मल्लुकदास। मल्लुकदास की पंक्ति है और आलसियों के लिए इन्होंने ये पंक्ति कही थी। क्या? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। इस तरह की पंक्तियां थी। तो आलस्य अपने जीवन में नहीं लाना है, ठीक है। 79 इसमें क्या पूछा गया है, गीतांजलि किसकी रचना है? तो जो गीतांजलि है ये है रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना। गीतांजलि को कौन सा पुरस्कार 1913 में दिया था बताइएगा, बिल्कुल कमेंट करने हैं। जो जो प्रश्न पूछता हूँ ना कमेंट करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अगला है 80, इसमें क्या पूछा गया है, घासीराम कोतवाल नाटक के नाटककार कौन है? पहले तो आपने ध्यान रखना है, घासीराम कोतवाल नाटक विधा की रचना है। इसके नाटककार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे विजय तेंदुलकर। 80 का सही विकल्प ए। फिर प्रश्न संख्या 81, विप्लव गायन कविता किसकी है? तो जो विप्लव गायन कविता है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की हो जाएगी। अगला देखिए 82, कथकली किस राज्य का लोक नाट्य है कथकली? तो 82 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा केरल। अगला देखिए 83, कुंजू चंचलो की प्रेम कथा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आज भी पूरी लगन से गाई और सुनी जाती है? कुंजू चंचलो, तो ये चंबा का होगा। 83 का डी चंबा। फिर है नचिकेता कविता किस कवि की है? नचिकेता कविता 84 में कुंवर नारायण की ये कविता होगी नचिकेता। यम नचिकेता नाम सुना होगा ना आपने, वही है ये। फिर देखिए 85, केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ? तो केदारनाथ सिंह का जो जन्म हुआ था तो ये हुआ था 1934 में। 85 का ए। फिर अगला प्रश्न है 86, केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये मिला था साहित्य अकादमी अकाल में सारस। बाघ नामक की लंबी कविता भी इन्हीं की है, ठीक है, बाघ। फिर देखिए 87, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? 86 का क्या बताया मैंने आपको, सी। 87 का अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी। फिर देखिए 88, इसमें क्या पूछा है 88 में, कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, तो ये किसकी पंक्तियां हैं 88 की? कालिदास नामक कविता की ये पंक्तियां होंगी। फिर अगला प्रश्न देखिए 89, साहित्य लहरी की रचना किसने की?
तो जो साहित्य लहरी नामक रचना है ये महाकवि सूरदास की रचना होगी। सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली ये इनकी रचना होगी और ब्रज भाषा में इन्होंने ये लिखी है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरसहु जाहि निरंतर ध्यावे, किसकी काव्य पंक्तियां हैं ये? तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हो जाएंगी आपकी रस खान जी की। किसकी? रस खान की। रस खान देखिए धर्म विशेष के होने के बावजूद ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख रचनाकारों में से एक माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना आपने। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 91, चंद्रयान किस सूफी कवि की रचना है? चंद्रयान, चंद्रयान नहीं होगा, चंदायन, सुधार करिए, चंदायन। 91 का होगा चंदायन और रचनाकार कौन है 91 में? मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। फिर है 92, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी पद्मावत। फिर है 93, हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? तो जो हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये 3 रचनाएं हैं इनकी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। फिर प्रश्न संख्या 94, कबीर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? वैसे तो कबीर जी द्वारा ये ग्रंथ नहीं रचा गया था, उनके शिष्य थे कौन? धर्मदास, उनके द्वारा इसे संग्रहित किया गया था। कबीरदास जी के बोल हैं ये। 94 का यहाँ पर सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 95, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा? 95 में सही विकल्प ए, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुचेरा कवि भी कहा जाता है, चितेरा, सुचेरा इत्यादि। अगला है 96, इसमें पूछा गया तमस नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो जो तमस नामक उपन्यास है ये लिखा गया था विष्णु साहनी के द्वारा और ये सांप्रदायिकता पर आधारित है। अगला प्रश्न है 97, स्केच का हिंदी पर्याय क्या है? तो जो स्केच का हिंदी पर्याय है रेखा चित्र। फिर अगला प्रश्न है 98, अंगद का पांव किस प्रकार की रचना है? तो जो अंगद का पांव है ये निबंध विधा की रचना है और श्रीलाल शुक्ल की रचना होगी, व्यंग्यात्मक रचना है ये। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 99, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जो झूठा सच उपन्यास है इसके लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे यशपाल। ये देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है, ठीक है, याद रखना है। अगला है मुख से निकली सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो मुख से निकली सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द। 100 का बी। अगला देखिए 101, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है आपकी महादेवी वर्मा को। 101 का सी। फिर 102, हीरामन तोता किस ग्रंथ का पात्र है? हीरामन तोता रतन सेन, सिंहलदीप, पद्मावती और नागमती ये सारे पात्र होंगे अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, ये सारे पात्र होंगे किसके? पद्मावत महाकाव्य के। पद्मावत मूवी देखी है आपने या नहीं? अगर नहीं देखी तो अवश्य देख लेना, यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे एक दो। अगला है 103, इसमें पूछा गया है सत्यवती कथा किसकी है? तो जो सत्यवती कथा है ईश्वर दास की होगी, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। फिर प्रश्न संख्या 104, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो चलिए युग्म को मिला लेते हैं पहले हम। अज्ञेय की रचना कौन सी है? अज्ञेय कलगी बाजरे की, ठीक है। फिर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला। मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? बताइएगा। एक रंग का राग। इसके पश्चात अगला देख लेते हैं मिला के हम। नागार्जुन की रचना कौन सी बताई गई है यहाँ पर? अकाल और उसके बाद, ठीक है। और शमशेर की रचना कौन सी बताई गई है? शमशेर की
तो भाई साहब शमशेर जी की रचना बताइए। कालिदास। जो कालिदास सच सच बतलाना वाली कविता है ये, तो नागार्जुन की ये रचना होगी, शमशेर बहादुर सिंह की नहीं। इसलिए जो सही उत्तर होगा तो ये होगा शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर असंगत कथन है, ये इनकी रचना नहीं होगी। ठीक है, तो 104 का सही विकल्प डी। अगला देखिए 105, काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए युग को। अगर आप देखते सबसे पहले भारतेंदु युग आता, फिर कौन सा द्विवेदी युग, फिर छायावाद और सबसे अंत में प्रयोगवाद। 105 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा विकल्प ए। कर्सर कहाँ चला गया, कई बार दिखाई नहीं देता ये। अगला क्या है प्रश्न 106, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा। तो जो रीतिकाल को कलाकाल कहा गया था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। फिर 107, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित नहीं है। 107 में तो जो रीति मुक्त, अभी मैंने ऊपर आपको सारा ग्रंथ सारा जो रेखा चित्र बनाकर बताया था ना, उसी हिसाब से डी कौन सा होगा ये बताइएगा। 108, सुख सागर तरंग किसकी रचना है। तो जो सुख सागर तरंग है ये कवि देव की रचना है। कवि देव किस परंपरा के कवि हैं, ठीक है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कौन कौन से, रसलीन, भिखारीदास और पद्माकर का भी बताना है आप लोगों ने। फिर प्रश्न संख्या है 109, इसमें क्या पूछा गया है, सही युग्म का चयन करना है। चलिए सही युग्म देख लेते हैं। भारत दूरदर्शा किसकी रचना होगी ये। भारत दूरदशा ये रचना हो जाएगी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और ये नाटक विधा की रचना है। ये भी मिला भी लेता हूं मैं। जिस रंग का शो हो रहा है वही इसकी विधा होगी। भारत दूरदशा नाटक विधा की रचना होगी, ठीक है। फिर आएगा आपका गोदान। क्या गोदान नाटक है, नहीं भाई साहब नाटक नहीं है, ये होगा आपका उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का। अभी ऊपर देखा। फिर अगली रचना देखिएगा, इसको ले लेते हैं हम, हाँ जी, तोड़ती पत्थर। किसकी रचना है तोड़ती पत्थर। निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये है यहाँ पर सत्य युगम। फिर अगली इसको मिला लेते हैं, पल्लव। पल्लव काव्य संग्रह है, ठीक है, कहानी नहीं है, इसलिए ये भी असंगत हो जाएगा। पल्लव को अगर हम इस तरह ले जाते तो भी असंगत नहीं था, ठीक था ये, ठीक है। तो जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, बाकी सारे असंगत होंगे। बिसलदेव रासो किसकी रचना है। बिसलदेव रासो। 110 का सही विकल्प क्या होगा, विकल्प बी नरपति नाला। 110 का बी। कमेंट करके बताइएगा आप लोग। जो चंद बरदाई की रचना कौन सी है। चंद बरदाई की रचना कौन सी है और दलपति विजय की रचना कौन सी है, ठीक है, तो ये बताना है आपने। तो थोड़े से तथ्य यहाँ पर आपको बिसल रासो से संबंधित बता देता हूँ। बिसल रासो के रचयिता हो जाएंगे नरपति नालह। नरपति नालह राजस्थान के प्रसिद्ध कवि थे, कहाँ के, राजस्थान के। और इसे डिंगल भाषा में रचा माना जाता है, डिंगल भाषा के रचनाकार भी थे और इसे भी डिंगल भाषा में रचा है। बिसलदेव रासो की रचना हुई है संबत 1212 विक्रम में। कब, संबत 1212 विक्रम में। और ये जो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा में लिखी गई है जिसे डिंगल ही कहा जाता है। और तथ्य देखिए, बिसलदेव रासो में राजा बिसलदेव के नाम पर काव्य की रचना की गई है, लेकिन काव्य का केंद्र बिंदु राजमती है। राजमती लिख लेता हूं, आपको पता नहीं याद रहेगा कि नहीं। राज,
राजमती। ठीक है, राजमती केंद्र में है इस उपन्यास रचना के। राजा बिसल देवी, और ये तो मुख्य ही है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग, पुनर्मिलन की कहानी सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। बिसलदेव रासों में इतिहास और कल्पना का योग है। नरपति नाला ने अपनी रचना पर कहीं पर स्वयं को नरपति लिखा है और कहीं पर नाला। ऐसा हो सकता है कि नरपति उनकी उपाधि रही हो और नाला उनका नाम। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखने हैं आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर याद होगा तो सही करोगे, नहीं तो मुश्किल होगी आपको। अगला है वापसी कहानी किसकी है? वापसी कहानी काफी बार ये पूछा गया है प्रश्न। तो जो वापसी कहानी होगी आपकी किसकी है बताइएगा। सही जो विकल्प होगा उषा प्रेमवदा। कब हुई वापसी? उषा में हुई वापसी आपकी। 111 का जो सही विकल्प हो जाएगा ए। ट्रिक बनाकर पढ़ा करिए, ज्यादा बेहतर रहता है। फिर प्रश्न संख्या देखिए 112। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। काव्य पंक्तियां किसकी हैं ये? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर कवि कर्म के जो आवश्यकता है, कवि कर्म का जो उद्देश्य है उसे बतलाया है। प्रश्न संख्या 113। कुंडलिया छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 113 का जो सही विकल्प हो जाएगा 24 मात्राएं। फिर प्रश्न संख्या है 114। अंधा युग के रचनाकार कौन है? तो जो अंधा युग रचना है इसके रचनाकार होंगे धर्मवीर भारती, और ये काव्य नाटक है और महाभारत के 18वें दिन पर आधारित है। फिर प्रश्न संख्या है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी होगी? तो जो ये कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी की होगी। कहाँ चला गया भाई? इसमें एक पुष्प की अभिलाषा को वर्णित किया गया है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में जो सर्गों की संख्या है 15। अगला है कलम का सिपाही किसकी प्रसिद्ध, किस लेखक की प्रसिद्ध जीवनी है? जीवनी विधा की रचना होगा ये। तो ये होगी मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित। अगला प्रश्न देखिए 118। संदेश रासक किस काल की प्रसिद्ध रचना है? 118 का सही विकल्प संदेश रासक आदिकाल की रचना है, और किसकी रचना होगी? अब्दुल रहमान की। अगला प्रश्न देखिए 119। इसमें क्या पूछा गया है? आला और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किस रचना में किया गया है? 119 का जो सही विकल्प हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनीक। 119 का बी। फिर 120। नागार्जुन का संबंध किससे है? तो जो नागार्जुन का संबंध हो जाएगा तो वो हो जाएगा नाथों के साथ। 120 का बी। देखिएगा यहाँ पर हमने हिंदी साहित्य के 120 प्रश्नों को डिस्कस किया। ठीक है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे ये। जो ध्यानपूर्वक देखता, जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है या फिर कोचिंग ली है, उनके लिए तो 120 में से कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप उनमें से गलत कर दें। हाँ, 2-4 प्रश्न हम अवश्य मान सकते थे कि जो काफ़ी हार्ड लेवल के। चलिए छोड़िए, 2-4 भी रहने दीजिए, 5 मान लीजिए। तभी अगर ढंग से कोई देता तो 115 तो वो यहाँ से ही खींच लेता। ठीक है, कुछ एक हमारे बैच में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 110, 115 तो इसी में ले लिए हैं। ठीक है, तो अच्छा है, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो और भी बेहतर है। जैसा भी ठीक लगे करते रहिए, परंतु तैयारी करिए। क्योंकि अब आपके देखिए कई बार आपको लगता है कि जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी पर टीचर रखे जाने हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आपके टेट की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आपको टेट की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिया जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन को देखकर, वहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा।
फिर लिया जाएगा। ऐसे ही बैकडोर भर्ती नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब मान लीजिए एमए करी है, बीएड करी है तो आपको ले लेंगे, नहीं। मेरिट देखी जाएगी वहाँ पर। बोल रहे सीएम साहब बोल रहे हैं कि मेरिट भी देखी जाएगी और क्या-क्या योग्यताएँ आपकी बेहतर है अन्यों से। क्या आपने कहीं पढ़ाया है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है जो एक्सपीरियंस, उसको भी यहाँ पर काउंट करेंगे। तो इसलिए आपने ध्यानपूर्वक अपने टेट की तरफ फोकस करना है या अन्य की तैयारी कर रहे हैं तो उस पे फोकस करना है। आपने अब चुपचाप नहीं बैठना है। आप अब ये मत सोचना है कि गेस्ट फैकल्टी पर टीचर रखे जाएँगे तो अब टेट की आवश्यकता है। नो, आप गलत हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। टेट की परीक्षाएँ आपकी होनी ही हैं, चाहे कुछ भी हो, तो ठीक है? टेट आपका आता रहेगा और आपने देना भी है। जब तक आप टेट पास नहीं करेंगे, तो किसी भी स्थिति में आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्यों? आपसे बेहतर और बच्चे हैं, ठीक है ना? लोग गेस्ट फैकल्टी के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई गेस्ट फैकल्टी आ रही है तो 10 लोग खड़े हैं, आप मत लीजिए, अन्य 10 लोग लेंगे, ठीक है? तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, आप अपने स्टडी को करते रहिए पुरजोर तरीके से, रुकना नहीं है। गलत जो चीज़ है ना, अगर गलत है तो उसका तो विरोध करना ही है, परंतु परिस्थितियां अगर ऐसी हो कि वहां पर आपको कमीशन ही नहीं आने दिया जाएगा तो क्या करोगे आप? ठीक है ना? तो आप कुछ नहीं कर सकते, जैसी परिस्थिति होगी सामना करना पड़ेगा आपको। पर टैट को तो आना, ये कंफर्म है कि नेक्स्ट टैट भी आएगा ही आएगा। टैट के लिए तन मन धन से पढ़ते रहिए। ये यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो है जो 2500 या 2800 कुछ ऐसी भर्ती के बारे में बार बार जिक्र करते हैं सीएम साहब, तो वो कमीशन भी आएगा ही आएगा, ठीक है ना? उसमें संभावना है कि एलटी टेट की पोस्टें भी आए। तो आप अब हाथ में हाथ धर के मत बैठना, कमीशन की भी तैयारी करते रहें। और अन्य जो ये बोल रहे हैं कि गेस्ट फैकल्टी पे इन्होंने वैकेंसी देनी है, अगर वो पॉसिबल हो गया कि आ जाए और आपको मौका मिल रहा हो उसको ज्वाइन करने का, तो मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि कहीं पर रहकर अगर आप संस्थान में जुड़कर तैयारी कर रहे हैं और करवा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपकी तैयारी भी हो जाएगी और एक तरह से आपको एक्सपीरियंस भी मिलता जाएगा। बाकी आपके अपने रुझान है, जो आपको अच्छा लगता है। नहीं पढ़ाना है तो आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। मुझे लगा कि आपको बता दूं कि, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं, बुरा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आपको बेहतर सीखने के लिए हर जगह से मिलता है। पर ये भी कंफर्म है कि कमीशन आएगा, ठीक है? पहले आएगा आपका टीजीटी कमीशन। समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, परंतु आएगा ये। पहले टीजीटी का कमीशन आएगा, ठीक है? टीजीटी का कमीशन आएगा, इसमें आपके आर्ट्स का भी होगा और मेडिकल का भी होगा और नॉन मेडिकल का भी होगा। ये जो सारे हैं इसमें होंगे ये, ठीक है? उसके बाद जो सीएनबी के थ्रू जो 150 के आसपास जो पोस्टें हैं वो बोल रहे हैं सीएनबी के थ्रू एलटी के लिए भी आने वाली हैं, ठीक है? ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और जो शास्त्री वाले हैं तो ये भी तैयारी करते रहें, इनके लिए भी पोस्टें आने ही वाली हैं। अब आगे पीछे कितना होगा ये नहीं कह सकता, परंतु आने ही वाली हैं ये। क्योंकि इतना सब्र आपने किया है तो थोड़ा सा और करोगे तो आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और जो जेबीटी हैं इनके लिए भी पोस्टें आने वाली हैं। क्योंकि 2 साल यहाँ पर हो गई है सरकार को। अगर अब ये पोस्टें नहीं निकालेगी आगे चुनाव में तो इसको तो दंश झेलना ही पड़ेगा बेरोजगारों का। एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, तो बेरोजगारी की जो संख्या में जो एक तरह से पूरे पॉपुलेशन का एक आंकड़ा निकाल कर वो निकाला जाता है ना, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य था? हिमाचल प्रदेश, ठीक है? देखिए फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया हिमाचल प्रदेश। कहाँ? तो पहले हिमाचल प्रदेश बहुत ही एक तरह से अमीर राज्यों में गिना जाता था, परंतु कुछ ऐसी स्थिति वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की होगी कि यहाँ पर तो जो सरकारी कर्मचारी है उनको पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं थे, उनकी सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे, ठीक है ना? ऐसी-ऐसी स्थितियाँ आ जाती है कई बार, तो अपने आप को भी लगता है कि यार कहाँ हमारा राज्य था पहले और कहाँ अब इसे पहुँचा दिया गया है, ठीक है? चलिए खैर कोई बात नहीं, हमारा जो रोल रहता है पढ़ना है, ठीक है? अपने आप से हमने कॉम्पिटिशन करना है और दूसरी बातों में भी हमारा थोड़ा-सा ध्यान होना चाहिए, परंतु अधिक ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई हमें वो स्थान दे सकती है जिसकी हमें इच्छा है। दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो थोड़ा-सा हम भटक भी सकते हैं। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो यही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी चीज़ें, ठीक है?
तो कुछ ज़्यादा लेक्चर मैंने यहाँ पर दे दिया। खैर चलो कोई बात नहीं। 120 हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रश्न देख लिए हैं। अब देख लेंगे हम यहाँ पर अपने जीके वाले सेक्शन को। हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कुछ एक चीज़ें ही आपको पता नहीं होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ और भी चीज़ें जितनी ज़्यादा बता सकूँ तो बता दूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओ भाई यहाँ पर जीके सेक्शन के अंतर्गत भारतीय मिलिट्री अकादमी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये होगी आपकी देहरादून में। 121 का सही विकल्प सी। फिर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है? 122 का ए, लेक सुपीरियर। 123 गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? 123 में सी, पद्मा। पद्मा, पद्मावत नहीं, पद्मा। फिर है 124 सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? असम में। हिमाचल प्रदेश में भी होता है परंतु लार्ज स्केल पे नहीं होता। कुछ एक छोटा सा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में चाय उगाने का। पालमपुर टी काफी प्रसिद्ध है, कांगड़ा टी। फिर 125 इसमें क्या पूछा गया है? 124 का सी ना, 125 का नेशनल हाईवे NH1 निम्नलिखित में से किन नगरों के बीच स्थित है? 125 का डी, दिल्ली और अमृतसर। फिर अगला प्रश्न क्या है? 126 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व योगा डे कब मनाया जाता है? ये कमेंट करके बताइएगा। अगला है 127, इसमें पूछा गया विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 127 का जो सही विकल्प हो जाएगा एंडीज। फिर 128, इसमें क्या पूछा गया है? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 128 में डी, 9 दिसंबर 1946। फिर 129 इसमें क्या पूछा गया है? गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो 129 का होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 129 का ए। एक सौ उनतीस का ए। फिर है 130, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो 130 का जो सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला है 131, इसमें पूछा गया भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था? तो 131 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 131 का डी। अगला प्रश्न देखिए 132, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? ये तो हिंदी वालों के लिए एक बोनस प्रश्न था। कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान के रावलपिंडी के तलवंडी साहिब में। 132 का सी। फिर है 133, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? 133 में रावी। फिर 134, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू कहाँ का प्रसिद्ध है? असम। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो बताइएगा। 2024 की बात कर रहा हूं मैं। फिर 135, शांति पुरुष किस प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम है? लाल बहादुर शास्त्री का। फिर प्रश्न संख्या है 136, शिमला में गोल्फ खेलने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? नालदेहरा। फिर 137, हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 2001 में।
अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 139, किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो 139 का हो जाएगा यहाँ पर टोंस। टोंस। फिर 140, भाई दो ना पाई का नारा किस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुआ था? 140 का सही बताइएगा। 140 का सही विकल्प हो जाएगा व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रह नहीं। हाँ, किसी ने ये भी प्रश्न बताया था मुझे कि गलत है। 140 का जो सही विकल्प हो जाएगा मित्रों, तो वो होगा आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था, देखिए मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं था ये। भाई दो ना पाई दो अर्थात असहयोग। हम जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान से तात्पर्य उस समय अंग्रेजों की सरकार से कह रहे थे जनता को कि नारों जो नेता है, नेता ने क्या नारे दिए, तुम लोग, ये जो अंग्रेज हैं यहाँ पर, अंग्रेज ये है सत्ता में, ठीक है। तो नेताओं ने कहा, जो भी बड़े बड़े नेता थे हमारे, उन्होंने कहा जनता से, ये है जनता। पहले तो हम अंग्रेजों के साथ पूरा सहयोग करते थे, परंतु जब इन्होंने हमारी बातें मानने से इनकार कर दिया, तो नेताओं ने कहा जनता से, तुम ना तो इनको भाई दो, बंदे दो मतलब, ना ही पाई दो अर्थात पैसे, ना तुम इनको आदमी दो और ना पैसे दो, ठीक है। इस कारण असहयोग आंदोलन हो गया ये। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह तो नहीं होगा, पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया हमने अंग्रेजों से, ये था इसका तात्पर्य। तो 140 का जो इन्होंने सही आंसर स्वीकार किया है, तो वो किया है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये नहीं होगा, ठीक है। इस पे भी आप क्लेम लगा देना। क्लेम सी लिख लूंगा मैं जी, जो जो क्लेम करने हैं ना वो। अगर आपके पास इसके सोर्सेज नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको दे दूंगा। क्लेम करना है इस पे भी, तो मैंने ये कर दिया। तो ये भी हो गया क्लेम वाला प्रश्न, दो प्रश्न हो गए हमारे। फिर अगला प्रश्न क्या है, 141, ऋग्वेद में हिमाचल का उल्लेख किस शब्द से किया गया? तो ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश का उल्लेख किस शब्द से किया गया था? तो ये किया गया था हिमबंत नाम से, हिमबंत। फिर प्रश्न संख्या है 142, भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर बने डाक टिकटों में हिमाचल की कौन सी झील शामिल है? तो 142 का जो सही विकल्प हो जाएगा चंद्रताल। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न था। 142 का डी। अगला है 143, नाटी अथवा गी किस जिले का एक विशेष नृत्य है? नाटी अथवा गी, तो ये कहाँ की है मित्रों? तो ये हो जाएगा आपका सिरमौर। फिर है 144, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खान के लिए प्रसिद्ध है? गुमा और द्रंग में होती है नमक की खाने, ठीक है। कहाँ पर है ये? मंडी। अगला प्रश्न है 145, अगर गुम्मा और द्रंग से कोई वीडियो देख रहा हो तो अवश्य यस करना आप लोग। देखते हैं कितने लोग वहां से हमारी वीडियो देखते हैं। 145, तो इसमें है चुराहा तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चुराहा, तो ये है आपके चंबा। चंबा वाले भी अपनी हाजिरी लगा लेना। अगला प्रश्न देखिए 146, अलौकिक हिमाचल प्रदेश किस किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? अलौकिक, द वंडरलैंड। तो 146 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी, जगमोहन लोकरा की हो जाएगी द वंडरलैंड या अलौकिक हिमाचल प्रदेश। फिर प्रश्न संख्या 147, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो 147 का जो सही विकल्प हो जाएगा एस चक्रवर्ती, प्रथम राज्यपाल। 147 का ए। फिर है 148, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था
23 जून 1934 को। 148 का बी। 149, हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 149 का जो सही विकल्प हो जाएगा 1952 में। फिर है 150, मलाना गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 150 में जो सही विकल्प हो जाएगा डी, कुल्लू। अगर कुल्लू के मलाना गांव से भी कोई वीडियो देख रहा है तो वो भी हाजिरी लगा लेना, ठीक है? या फिर उसके आसपास कोई हो, चौकी से, जरी से देख रहा हो तो अवश्य हाजिरी लगा देना। तो फिलहाल देखिए हमने यहाँ पर 150 प्रश्नों को डिस्कस किया, ठीक है? ये कोई भी परीक्षा हो आपकी आगामी हिंदी साहित्य से संबंधित, तो वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए ये होने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न। तो आप इनको अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हो अगर आपको नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो चाहे आप स्किप कर देना, ठीक है? अगर नहीं आते हैं तो अपनी कॉपी पे अवश्य नोट कर लेना आप लोग। तो ये थे कुछ एक जो प्रश्न हमने आपके साथ साझा किए। एक प्रश्न पे मुझे और भी बच्चों ने कहा था कि गलत दिया गया है वो। तो ये देखिए 150 प्रश्न हमने आप पहले आपको ये बता देता हूँ, 150 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। तो अवश्य कमेंट करना आप लोग, आपके 150 में से कितने सही हो रहे हैं? कितनों को लग रहा है कि ये जो आंसर की को देखकर आपके टेट पास हो रहे हैं, आप 90 या फिर 82 नंबर ले रहे हैं, ठीक है? अनरिजर्व के लिए 90, रिजर्व के लिए 82। क्या आपका टेट हो रहा है या नहीं अवश्य बताइएगा, ठीक है? तो मुझे तो लगता था कि इतना हार्ड स्तर का ये नहीं है कि आपका नहीं हो, मैक्सिमम के हो जाएंगे। अगर किसी का कुछ कारणवश से रह गया है इस बार टेट पास होना, या फिर आपकी कोई नियर डियर हो, तो अवश्य आप उन्हें हमारा प्लेटफॉर्म सुझा सकते हैं ताकि वो भी अपना टेट इजीली क्लियर कर लें, ठीक है? तो वो सारी डिटेल तो मैंने आपको बता दी है जुड़ने के लिए कि भाई किस प्रकार से आपने जुड़ना है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 76 517 294। इस पे व्हाट्सएप करिए और एल टी टेट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। हाँ, ये जो नंबर है ना, नॉर्मल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको कॉल फैसिलिटी नहीं है, व्हाट्सएप करिएगा कोई भी क्वेरी लेनी हो तो। तो एक प्रश्न और रह गया है यहाँ पर, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न दिख नहीं रहा है। एक कैंडिडेट उन्होंने कहा था कि जो रामचरितमानस है इसमें कांडों के लिए गलत उत्तर दिया गया है कि इसमें कांड 7 नहीं स्वीकार किए हैं। वो प्रश्न अभी मिल नहीं रहा है। एक मिनट। एक तो ये प्रश्न हो गया क्लेम वाला, क्लेम करना है, इस पे भी आपने 2 प्रश्न हो गए जो अभी तक हमें मिले। इसको भी मोटा मोटा कर लेता हूँ मैं। ये भी हो गया क्लेम वाला, ठीक है? इस पे क्लेम कर लेना आप लोग। अगर सोर्सेज नहीं है तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। दूसरा प्रश्न कहाँ चला गया? हाँ ये तो है। तीसरा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड स्वीकार किए गए हैं? एक मिनट, ऑफिशियल आंसर की देख लेता हूँ मैं। तीसरा, तीसरे का सी नहीं, ठीक है ये। इसमें मेरे पास जो ए सीरीज है इसमें तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड स्वीकार किए गए हैं? 7, ठीक है ना? ए का तीसरे का कितना है? तीसरे का सी। हाँ ये तो ठीक है जी, 7 ही है, ठीक है ना? जिन्होंने कहा था वो तो वीडियो देख रहे हो तो अवश्य देख लेना, ये ठीक है। 2 ही प्रश्न है इसमें, एक तो बिहारी सतसई वाला हो गया और दूसरा कौन सा प्रश्न था?
और ये एक जीके वाला भाई दो ना पाई, ये दो क्वेश्चन है। इन दोनों पे अगर आपने क्लेम करना है तो कर लेना। अगर सोर्सेज नहीं है तो बता देना, व्हाट्सएप कर देना, आपको इन दोनों के मैं आपको सोर्सेज दे दूंगा। ठीक है, ये दो प्रश्न। तो चलिए खैर अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या, हाँ, फेसबुक इत्यादि के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उनके साथ भी जुड़ जाइए आप लोग। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ इत्यादि सेंड करता रहता हूँ समय समय पर। जो पेड मेंबर है उनको तो उन्हीं के व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो पेड मेंबर नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कमेंट अवश्य करना है आप लोगों ने कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। भविष्य की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ के रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।